गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और फिर शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का जो फेज 2 है, जो चल रहा है 1885 से लेकर 1950 तक, आज उसकी सेकंड लास्ट क्लास है। कल ये खत्म हो जाएगा और फिर शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट। ठीक है, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ बेटा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बस मुझे ये बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। सब कुछ क्लियर है? सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। चलो बेटा, पूरी हिस्ट्री हम ही पढ़ाएंगे, चाहे वो मॉडर्न हो, एंशियंट हो, मेडिवल हो, सब कुछ हम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर लगे कि सर आवाज कम आ रही तो मुझे बता देना, माइक को थोड़ा ऊपर कर लेंगे। चलो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बेटा शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 1945 और 46। बेसिकली आज हमें 4 इवेंट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, बिल्कुल अभी कर लेते हैं बेटा। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो भाई, सभी को गुड इवनिंग। और जो भी पीडीएफ्स आपके पास नहीं पहुंची वो सारी पीडीएफ्स पहुंच जाएंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, जो भी नहीं पहुंची मैं आज खुद चेक कर लूंगा कौन सी नहीं पहुंची है, गौरव सर को दे दी जाएंगी और वो अपलोड कर दी जाएंगी। पीडीएफ्स कोई भी आपकी मिस नहीं होगी, डोंट वरी। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द वेवेल प्लान? वेवेल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? अब भाई सुनो मेरी बात सुनो। अब इसको समझने के लिए तुम्हें वेवेल प्लान समझना है और उसी से रिलेटेड एक शिमला कॉन्फ्रेंस है, तो दोनों को एक साथ समझ लेते, कम से कम भी 4-5 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। वेवेल प्लान। और कोई भी बीच कमेंट में इस तरह की उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा भाई, जिससे मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। ठीक है, बिल्कुल 9-10 की पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी आज ही। ठीक है, क्लास के बाद, टेंशन ना लो। चलो बेटा देखो, अब हमारे पास सबसे पहले है वेवेल प्लान। वेवेल प्लान का मतलब है वेवेल योजना, वेवेल योजना। अब ध्यान से देखो बेटा, बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया है ये। सबसे पहले देखो ये वेवेल प्लान में, ये वेवेल का कौन है, क्या है? तुम सबको मालूम है कि ये जो वेवेल प्लान है ये 1945 का है। 1945 में आया वेवेल प्लान, वेवेल योजना। ठीक है, ध्यान से देखो। तो होता यह है कि 1936 से लेकर तो 1943 तक अपना जो वायसरॉय था, वायसरॉय का नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो यहां पर हमारा वायसरॉय है इस टाइम पर। ध्यान से देखो, ठीक है, इस टाइम पर हमारा वायसरॉय है लॉर्ड लिनलिथगो। अब 1943 से लेकर 1947 तक हमारा जो वायसरॉय रहेगा वो रहेगा नया वायसरॉय लॉर्ड वेवेल। अब नया वायसरॉय 1943 में आ गया लॉर्ड वेवेल। अब ध्यान से सुनो बेटा, लॉर्ड वेवेल जो है एक बढ़िया वायसरॉय था, बहुत ज्यादा भी नहीं, पर जो पिछले वायसरॉय जितने भी आए हैं उनमें ये बढ़िया है। ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ मिस नहीं हुआ बेटा गगन, अभी शुरू हुआ है। तो लॉर्ड वेवेल जो है वो नया वायसरॉय है, 1943 से 47 तक रहेगा ये। और ये बंदा थोड़ा सा ठीक है पिछले वायसरॉयज के कंपैरिजन में। इसने डिसाइड किया कि यार जब तक मैं हिंदुस्तान में वायसरॉय के पद पर हूं, वायसरॉय की पोस्ट पर हूं,
मुझे हिंदुस्तान के लोगों के लिए कुछ बढ़िया काम करना चाहिए। मतलब मैं इनको आजादी तो नहीं दे सकता, पर मैं इनके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो करके जाऊंगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताता हूं होता क्या है। इंग्लैंड में दो पार्टी हैं, आज भी वो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज, दो राजनीतिक पार्टियां, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज भी वही है, उस जमाने में भी वही थी। एक तो कंजर्वेटिव है, ये ससुरी बहुत चोर पार्टी है, चोर एज इन की बहुत बकवास पार्टी है। इंडियन होने के नाते ये बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इन्होंने जब भी अपना वायसरॉय भेजा, जब भी कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से वायसरॉय आया, वो बहुत ही कमीना आया। और जब भी लेबर पार्टी की तरफ से, लेबर पार्टी बढ़िया पार्टी, लेबर पार्टी की तरफ से जब भी कोई वायसरॉय आया वो बढ़िया आया। तो लेबर पार्टी की तरफ से आया लॉर्ड वेवेल, तो बढ़िया होगा। लॉर्ड वेवेल आके सोच रहा है कि यार मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि हिंदुस्तान की जो जनता है थोड़ी सेटिस्फाई रहे और मुझे भी थोड़ा सुकून मिले कि मैंने कुछ अच्छा काम किया इनके लिए। बिल्कुल ध्यान से देखो, तो लॉर्ड वेवेल जो है लेबर पार्टी से है। कौन सी पार्टी से? लेबर पार्टी से। बढ़िया पार्टी है, बढ़िया वायसरॉय है। अब इसने डिसाइड किया कि भाई जून 1945 में, और एग्जैक्ट डेट बोलूं तो 14 जून 1945 को, 14 जून 1945 को इसने एक डिक्लेरेशन कर दी, घोषणा कर दी। इसने बोला कि मैं हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा काम करने जा रहा हूं, हिंदुस्तान की जनता के लिए एक अच्छा काम करने जा रहा हूं, कि भाई मैं बना रहा हूं एक योजना, मैं बना रहा हूं एक प्लान जिसका नाम है वेवेल प्लान या फिर वेवेल योजना। मैं एक प्लान बना रहा हूं, मैं एक योजना बना रहा हूं, और योजना कुछ इस तरह की है कि मैंने डिसाइड किया है, ध्यान सुनो क्या बोल रहा है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंडिया की जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, ठीक है भाई, भारत के जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, उन सब को अपनी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मैं वायसरॉय हूं, तो मेरे वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मेरी अपनी जो कार्यकारी परिषद है, तो मैं उन सभी धार्मिक समुदायों को, मैं सभी उन धार्मिक समुदायों को अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दूंगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। ये क्या बोल रहा है कि मैं सभी रिलीजियस कम्युनिटीज जो हिंदुस्तान में हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, सबको मौका दूंगा कि वो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बने और मुझसे अपने अपने धर्म के लोगों के लिए बढ़िया काम करवा लें जब तक मैं यहां पर हूं। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो रिलीजियस कम्युनिटीज को, धार्मिक समुदायों को इसने बोला कि मैं आप सबको अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद का हिस्सा बनाना चाहता हूं, ताकि आप सब लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए मुझसे काम करवा पाएं, क्योंकि वायसरॉय तो वही काम करेगा ना जो परिषद कहेगी, काउंसिल कहेगी। इसने बोला कि इसके लिए मुझे भले ही मेंबर्स की संख्या बढ़ानी पड़े। शुरू में तुम सब जानते हो कि वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कार्यकारी परिषद में 6 मेंबर्स होते थे। अब जो है, अब बेटा अब है 11, अब 11 की जगह अब ये करना चाह रहा है 14। तो ये बोल रहा है कि मैं अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 14 मेंबर्स कर लूंगा, 14 मेंबर्स, 14 मेंबर्स होंगे, 14 सदस्य होंगे, और ये 14 सदस्य सबके सब जो है भारतीय होंगे, इंडियन होंगे। ये देखो मजे ही मजे, समझ में आ रहा है भाई, है ना, मजे ही मजे हैं यहां पर। 14 मेंबर्स सिर्फ इंडियन। हाँ, ये बोल रहा है कि 14 के अलावा जो 2 मेंबर्स हैं वो ब्रिटिश होंगे। 14 तो इंडियन होंगे, पर 2 मेंबर, जैसे मैं खुद वायसरॉय और जो आर्मी जनरल है, जो आर्मी का जनरल है, आर्मी का जो चीफ है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो चीफ है, आर्मी चीफ, हम दोनों जो है ब्रिटिश होंगे, हम दोनों ब्रिटिश होंगे। 2 मेंबर्स ब्रिटिश होंगे, बाकी 14 के 14 जो है वो इंडियन, यानी टोटल 16 मेंबर हो जाएंगे। पर जो काउंसिल में जो फैसला लेने वाले मेंबर हैं वो हो जाएंगे 14, तो टोटल 16, वैसे 14, और ये 14 के 14 इंडियन, कोई भी ब्रिटिश नहीं, ब्रिटिश हम सिर्फ 2 होंगे, वायसरॉय और आर्मी चीफ। कितना बढ़िया डिसीजन है कि सभी रिलीजियस कम्युनिटीज को मैं मौका देना चाहता हूं कि वो अपने अपने समुदाय के लिए, बिल्कुल अपने अपने समुदाय के लिए काम करवा सकते हैं मुझसे। पर अब तुम बोल रहे हो कि सर क्या 14 के 14 अलग धर्मों से होंगे? नहीं, इसने क्या किया देखो, इसने 14 सीटों को, इन 14 सीटों को, 14 मेंबर्स को डिवाइड किया। इसने बोला कि 5 मेंबर्स तो आएंगे सीधे सीधे हिंदुओं से,
5 मेंबर्स तो होंगे बच्चों हिंदू। अब 14 का डिवीजन बता रहा है ये। 5 मेंबर्स तो होंगे हिंदू और 6 मेंबर्स होंगे बच्चों मुस्लिम्स। अब तुम बोलोगे सर हिंदू तो हिंदुस्तान में ज्यादा थे तो 6 तो इनको मिलनी चाहिए, मुसलमान तो कम थे, माइनॉरिटी थे, अल्पसंख्यक थे, इनको 6 क्यों? भाई मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने, मुसलमानों ने नहीं, मुस्लिम लीग ने पूरी गुलामी की है जब से बने हैं तब से लेके अब तक। 1906 में बने थे, तब से लेके अब तक उन्होंने पूरी गुलामी की है, तो गुलामी का कुछ तो तोहफा मिलेगा, एक सीट फालतू तो मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सीट जो है वो फालतू मिली इन्हें क्योंकि इन्होंने लॉयल्टी दिखाई है, इन्होंने ईमानदारी दिखाई है अंग्रेजों के टूवर्ड्स। ठीक है, और अब बच गए, अब देखो देखो 5 और 6 हो गए 11, बच गई 3। ये जो 3 मेंबर्स हैं इसमें क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई सिख भी हो सकता है, कोई बुद्धिस्ट भी हो सकता है, कोई है ना जैन भी हो सकता है, ज़ोरास्ट्रियन यानी पारसी भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी 3 इधर आ जाएंगे। ठीक है, अगली बार फिर जो है फिर इनमें से 3 कोई और आ जाएंगे। तो मतलब हिंदू और मुस्लिम तो फिक्स हो गए, हिंदुओं की 5 सीट, मुसलमानों की 6, 11, और 3 जो है ये बाकी सिख, ईसाई, अपना सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट और जैन में से कोई भी हो सकता है। तो ये इन्होंने डिवीजन कर दिया और पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है खुश हो गए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी शुरू में हाँ कर दी कि कोई दिक्कत नहीं जी, ये बढ़िया है, सभी को बराबर मौका मिलेगा, सभी को अपने अपने काम करवाने का मौका मिलेगा, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत देखो भाई, दिक्कत करेगा ससुरा जिन्ना। इस ससुरे को चैन नहीं है, ये चाहता ही नहीं कि हिंदुस्तान के लिए कुछ अच्छा हो, इसके दिमाग में बस ये चल रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। इस साले को पाकिस्तान चाहिए, तो पाकिस्तान के चक्कर में भी ये क्या पूरा खेल बिगाड़ेगा देखो। अब ये पूरा इन्होंने योजना बनाई कि भाई ऐसे ऐसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं सभी हिंदुस्तानी जो सांप्रदायिक समूह है उन सभी को, धार्मिक समूहों को अपनी वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दूंगा। 14 मेंबर्स मैंने डिसाइड किए, 14 के 14 इंडियन होंगे, हम 2 लोग ब्रिटिश आर्मी का चीफ और मैं वायसरॉय, हम अंग्रेज होंगे, बाकी सब 14 मेंबर इंडियन। 5 हिंदुओं को सीट दे देंगे, 6 मुसलमानों को, और 3 में वो आपस में बांट लेंगे, कोई भी आ सकता है। तो इस तरीके से 14 सीट्स डिसाइड हो गई। अब लॉर्ड वेवल ये बोल रहा है कि अब ऐसा करते हैं जी, सबको जब पसंद ही आ ही गया प्रपोजल, तो ऐसा करते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं इसको शिमला में, एक बार इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, आगे एक बार बहुत बढ़िया डिस्कशन हो जाए। शिमला में एक मीटिंग रखते हैं जी। 14 जून को इसने डिक्लेयर कर दिया, सबको पसंद आ गया, और अब 25 जून को, बेटा ध्यान से देखो, अब 25 जून को 25 जून को शिमला में, शिमला मतलब हिमाचल की राजधानी, तो शिमला में कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है। पर तुम एक चीज याद रखना, तुम बोलोगे सर ये सब हो क्यों रहा है, ये इंडियन लोगों को जगह क्यों देना चाह रहा है? एक तो ये अच्छा काम करना चाहता है इंडियंस के लिए जाते जाते, ठीक है भाई ध्यान से देखो, जाते जाते अच्छा काम करता जाना चाहता है। दूसरा खुद सोचो अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अगर ये इतना उलटफेर कर रहा है, सब कुछ कार्यकारी परिषद में इतना उलटफेर कर रहा है, मतलब ये एक नई सरकार बनाना चाह रहा है, नई टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है हिंदुस्तानियों के साथ। याद रखना, हिंदुस्तानियों के लिए अच्छा करके हिंदुस्तानियों से ही रिलेटेड एक नई सरकार बनाना चाह रहा है, जो कि अच्छी बात है। और नई सरकार में सारे के सारे कौन है? हिंदू है, सारे के सारे कौन है? हिंदू है। तो ये नई सरकार एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है, टेम्परेरी गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है जिसमें ज्यादातर हिंदुस्तानी हो, तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो बेटा, नहीं कुणाल, उस एंगल से नहीं देखना अभी, वो तो आगे ही होगा। अब देखो, मतलब ये सभी कम्युनिटीज के लिए बढ़िया काम करना चाहता है, तो अब इसने इसी प्लान को फर्दर डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस रख ली। अब शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, सारी की सारी कम्युनिटीज के लोग पहुंच गए, है ना भाई, हिंदुओं की तरफ से पहुंच गए, मुसलमानों की तरफ से पहुंच गए, सिखों की तरफ से पहुंच गए, अपने क्रिश्चियंस की तरफ से पहुंच गए, बुद्धिस्ट की तरफ से पहुंच गए, जैन की तरफ से पहुंच गए, ज़ोरास्ट्रियन यानी पारसी की तरफ से पहुंच गए, सब लोग पहुंच गए, और मुसलमानों की तरफ से पहुंचा है जिन्ना, ठीक है, जिन्ना। और लॉर्ड वेवल जो है यहां पे मीटिंग शुरू करते हैं, तो लॉर्ड वेवल मीटिंग शुरू करते हैं 25 जून को, बोलते हैं भाई चलो डिस्कशन करते हैं, वेवल प्लान आप सबको पसंद आ ही गया है, और अब डिस्कशन करते हैं, अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई सजेशन देना चाहता है, कोई आइडिया देना चाहता है तो दे सकता है, फ्री है वो, ठीक है भाई। ध्यान से देखो अब
अब हमारे पास ध्यान से देखो, यहां पर मीटिंग हो रही है, वेवेल ने बोल दिया किसी को कुछ सलाह देना है, मशवरा देना है तो दे सकता है, डिस्कशन करना है कर सकता है, क्योंकि यही एक मौका है डिस्कशन करने का, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो आखिर में क्या होता है, ध्यान से देखो, जिन्ना जो है, जिन्ना क्या बोलता है, बोला वेवेल साहब सुनिए मेरी बात, वेवेल साहब ऐसा करते हैं कि आप लोग डिस्कशन करो आगे, उससे पहले मैं दो बातें बोलना चाहता हूं। इस ससुरे को चुल मची हुई है कुछ गड़बड़ करने की। अब तुम देखो ध्यान से, कितना कितना कमीना आदमी है, तुम्हें अभी पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। बोल रहा है वेवेल साहब मेरी देखो दो शर्तें, मेरी दो कंडीशन है, उसके बाद आपको जो डिस्कस करना है करो। पहली कंडीशन ये है, आपने बोला कि आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 हिंदू होंगे, 6 मुसलमान होंगे और 3 जो है अदर रिलीजियस कम्युनिटीज से होंगे, दूसरे धर्मों से होंगे। बोला बहुत बढ़िया प्लान है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो 5 मेंबर हिंदू होंगे, 6 मुस्लिम होंगे, बाकी अदर रिलीजियस कम्युनिटीज से होंगे, यानी ये जो बंदे हैं इनको चुनोगे तो आप ही, है ना। 5 हिंदू कौन आएंगे आप ही चुनोगे, 6 मुसलमान कौन आएंगे आप ही चुनोगे अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए, कौन जो 3 बंदे होंगे वो कौन होंगे वो आप ही चुनोगे। तो देखो यार वेवेल साहब बुरा मत मानना, आप हिंदू 5 मेंबर चुन लो कोई दिक्कत नहीं, 3 मेंबर इधर से चुन लो कोई दिक्कत नहीं, पर 6 मुसलमान कौन आएंगे आपकी कार्यकारी परिषद में, आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये हम डिसाइड करेंगे। मुस्लिम लीग डिसाइड करेगी कि कौन से 6 बंदे हमारे आपके पास पहुंचेंगे, आप डिसाइड नहीं करोगे कि आप किनको लोगे। वेवेल को लगा साला ये तो मेरी पावर पे चोट कर रहा है, मेरे ही राइट पर, मेरी ही पावर पे चोट कर रहा है ये तो, कि ये डिसाइड करेगा कि मैं कौन से 6 बंदों को लूं। वेवेल का दिमाग तो यहीं खराब हो गया पहली बात में। तो इसने पहली कंडीशन क्या बोल दी, ध्यान से सुनो, पहली कंडीशन क्या बोल रहा है वेवेल साहब, आपकी जो पावर है मेंबर्स को इलेक्ट करने की, चुनने की, तो आप जरूर इलेक्ट करो, चुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मुस्लिम मेंबर्स कौन होंगे आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, मुस्लिम सदस्य कौन होंगे आपकी काउंसिल में, परिषद में, ये आप डिसाइड नहीं करोगे। मुस्लिम सदस्य कौन होंगे ये मुस्लिम लीग डिसाइड करेगी। मुस्लिम मेंबर्स को, मुस्लिम सदस्यों को कौन डिसाइड करेगी, मुस्लिम लीग, आप नहीं करोगे। वेवेल का दिमाग खराब हो गया। वेवेल ने सोचा इसकी एक बार दूसरी डिमांड भी सुनी लेता हूं, उसके बाद एक साथ दिमाग खराब करूंगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहली बात बढ़िया बोलेगा साला दूसरी बात अच्छी बोल देगा, ठीक है। ध्यान से देखो पिंकू बॉयकॉट जिन्ना मर गया भाई वो, अब क्या बॉयकॉट करना, ठीक है। देखो इधर पे, अब देखो सेकंड डिमांड क्या है। सेकंड डिमांड बहुत चालू कर रहा है, चालूपंथी कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, बोलता ठीक है वेवेल साहब मान लेते हैं कि आपने ये जो है पूरी की पूरी काउंसिल बना दी, पूरी की पूरी इंटरिम गवर्नमेंट, टेम्परेरी सरकार, आपने अस्थायी सरकार बना दी हिंदुस्तानियों से भर के, बढ़िया काउंसिल बन गई है, 5 मेंबर हिंदू, 6 मुस्लिम और 3 अपने दूसरे धर्म के लोग। अगर कभी ऐसा हुआ, मान लो बन गई है, मान लेते बन गई, अगर कभी ऐसा हुआ कि हिंदुओं को मान लो अपना कोई काम करवाना है आपसे, और हमें इस चीज में तकलीफ है कि भाई हिंदुओं का ये काम नहीं होना चाहिए, हमें ये तकलीफ है कि भाई इनका ये काम नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उस काम को तभी करने दोगे या तभी करवाओगे जब आपको इन 14 में से 2/3 वोट मिलेंगे। अगर 2/3 लोग 14 में से ये बोल दें कि भाई इनका ये काम कर दो, तभी आप काम करोगे। ऐसा नहीं कि 5 हिंदुओं ने बोल दिया तो आप इनका काम कर दोगे। 2/3 वोट लगेंगे। अगर 2/3 सदस्य अगर हां करेंगे, अगर हां बोलेंगे, तो ही आप फैसला लोगे, तो ही फैसला, तब ही फैसला लिया जाएगा। देख रहे हो भाई, तो ही फैसला होगा। यानी किसी भी फैसले को पास करने के लिए, किसी भी फैसले को पास करने के लिए 2/3 वोटिंग की जरूरत है 14 मेंबर्स में से। 14 की 2/3 भाई बताओ कितनी होगी, 14 की 2/3 कितनी होगी, 14 की 2/3, 3 चौका 12 है ना भाई, 3 चौका 12 हो गया, उसके बाद 2 बजे 3 छिक्की 18, तो ये कुछ 9 के आसपास हो रहा है ना भाई, 9 के आसपास कुछ हो रहा है। मुझे एक बात बताओ भाई, 9 के आसपास, 9 पॉइंट कुछ हो रहा है, 9 के आसपास हो रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर हिंदुओं को कोई काम करवाना, ध्यान से सुनो बिल्कुल, अगर हिंदुओं को कोई काम करवाना है तो अब कितने वोट चाहिए,
हिंदुओं को कोई काम करवाना है तो कितने वोट चाहिए जल्दी बताओ। 9.9 ही मान लो तुम, 0.3, आधा आदमी थोड़ी काटेंगे। 9 वोट मान लो। क्या हिंदुओं के पास 9 वोट हैं? 5 तो चलो यही हो जाएंगे, 3 इनको मना लेंगे ये अपने दूसरे सदस्यों को। 5 और 3 कितने हुए? 8। यानी हिंदुओं का तो कोई काम ही नहीं हो सकता। अगर मुसलमानों को, इन मुस्लिम मेंबर्स को हिंदुओं के किसी काम पर आपत्ति है, किसी फैसले पर आपत्ति है, तो ये तो होने ही नहीं देंगे, ये तो होने ही नहीं देंगे। और अगर मान लो ये जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, इनको कोई काम हुआ तो 3 तो चलो इनके वोट हो गए, 5 ही अपने हिंदुओं को मना लेंगे, टोटल इनके भी 8 हुए। तो मतलब हिंदू और जो दूसरे धर्म के लोग हैं इनके तो कभी काम ही नहीं होंगे। और अगर इनकी बात करें मुसलमानों की, तो 6 तो इनके हो गए, 3 इनको और मना लेंगे नीचे वालों को। हिंदुओं को ना भी मनाए तो इनको मना लेंगे, चलो अभी हमारा काम करवा दो। या फिर ये भी अपना काम करवा सकते हैं मुसलमानों से। मतलब हिंदुओं के काम को किसी भी तरीके से नहीं होने दिया जाएगा। ये जिन्ना की यहां पे चालाकी है, देख रहे हो भाई, चालाकी। कुणाल, वही तो मैंने बोला, ये सीट इसलिए एक्स्ट्रा दी है क्योंकि इन्होंने 1906 से 1947 तक पूरी गुलामी की है, तो गुलामी की वजह से एक सीट एक्स्ट्रा गई है। लॉयल्टी दिखाई है इन्होंने, वफादारी दिखाई है, ठीक है। तो अब तुम ये देखो यार, इसने जैसे ये बोला कि भाई अगर हमें किसी फैसले पर आपत्ति होगी, किसी धर्म के फैसले पर आपत्ति होगी, तो वायसरॉय उस फैसले को तभी लें जब 2/3 वोट मिल जाएं, यानी 9 वोट आ जाएं। तो ना तो हिंदुओं के वोट आएंगे 9, और अगर मुसलमानों को दूसरे धर्मों के लोगों से भी तकलीफ है तो उनके भी वोट नहीं आएंगे 9, सिर्फ इन्हीं के आएंगे, वो भी जब ये कन्विंस कर लेंगे इन तीनों को। तो मतलब हर हाल में मुस्लिम लीग का तो काम हो जाएगा, हमारा और दूसरे धर्मों का नहीं होगा। ये चालाकी इसने चली। और सिर्फ अब वेबल का ही दिमाग खराब नहीं हुआ, वेबल का तो पहले भी हो गया था, वेबल का तो पहले भी दिमाग खराब हो गया था इस वजह से कि वेबल साहब को बोल रहा है कि आप मत चुनना मुस्लिम लीग के मेंबर, हम खुद चुन के भेजेंगे, आप बाकी चुन लो, बाकी अपने मुस्लिम मेंबर कौन जाएंगे वो हम डिसाइड करेंगे, आप मत करना। और दूसरा फिर ये दिमाग खराब कर दिया। वेबल का इतना दिमाग खराब हुआ ना, वेबल का दिमाग इतना खराब हुआ, वेबल बोल रहा है, ठीक है भाई ध्यान से देखो, वेबल बोल रहा है कि भाई तुम्हारी ना ऐसी की तैसी, तुम साला डिजर्व ही नहीं करते यहां पर कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा काम करूं। जिन्ना को खूब सुनाया वेबल ने, तुम डिजर्व ही नहीं करते कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया जाए, तुम सोच ही नहीं सकते कुछ अच्छा हो तुम्हारे लिए। तो भाई भाड़ में जाए मेरा वेबल प्लान, भाड़ में जाए ये शिमला कॉन्फ्रेंस, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम जैसे हो वैसे ही रहो सारे के सारे। बस दोनों के दोनों फेल, वेबल प्लान भी फेल हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई, दोनों के दोनों फेल। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, जल्दी बताओ, सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। शिवम, वो 3 सीट दूसरे धर्म के लोगों की है, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और जोरास्ट्रियन, जोरास्ट्रियन मतलब पारसी, ठीक है भाई। चलो अब सवाल करते हैं, अब सवाल करो, पहला सवाल जल्दी से क्वेश्चन करो। व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द वेबल प्लान? वेबल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, जल्दी से बता दो। सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे भाई, सबने विरोध किया, सारे लीडर, सारे जो पहुंचे थे ना वहां पे शिमला कॉन्फ्रेंस में, सब नाराज हो गए, बोला इसकी ऐसी की तैसी, साला छोड़ो। वेबल ने बोला सब कुछ कैंसिल करो, बोला हाँ जी करो जी, ये तो बकवास आदमी है। ध्यान से जवाब दो भाई, बिल्कुल आंसर है बी, टू फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो यहां पर विश्व युद्ध के दौरान भारत में अंतरिम सरकार बनाना, हिंदुओं को लेकर, हिंदुस्तानियों को लेकर अंतिम सरकार ही तो बना रहा था, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ भाई, इसका बताओ, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस? क्या परिणाम निकला, शिमला सम्मेलन का परिणाम क्या निकला, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से, इसका जवाब दो। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद के कारण विफलता, यानी फेलियर हो गया ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। यानी जैसे ही इन्होंने बोला ना, जैसे इन्होंने बोला कि भाई अगर हिंदुओं के काम से हमें कोई तकलीफ हुई तो 2/3 वोट से ही जाएगा, भाई सब भड़केंगे यार, आईएनसी वाले भड़क गए, अपने सिख भड़क गए, अपने क्रिश्चियन भड़क गए, सब भड़क गए, आईएनसी वाले तो भड़केंगे ही जब हिंदुओं की बात होगी, तो हो गया पूरा गेम ही खत्म।
फेल ही हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस फेल, वेवल प्लान फेल। बहुत बढ़िया बच्चों, मतलब तुम्हें ये समझ में आया तो तुम आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं, अब 2 इवेंट्स और बचे, इनको करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिशन, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था। अब पहले तो समझ लो कैबिनेट मिशन क्या है। कैबिनेट मिशन क्या है, ध्यान से सुनो ये और समझते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है यूं ही कर जाओगे तुम। देखो ध्यान से भाई, 1939 से 1945 तक चला है वर्ल्ड वॉर 2, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला है, द्वितीय विश्व युद्ध। अब क्या होता है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2, यही अंग्रेजों का ग्रुप एलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्र, जीत गए। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए लोग। अब इनको लगा कि भाई देखो वर्ल्ड वॉर 2 हो गया खत्म, और अब हमें हिंदुस्तान में ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तानी टिकने नहीं देंगे, क्योंकि अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो हमारी सुन ले, हमारे से दब जाए, वो हिंदुस्तान नहीं है। अब हर दूसरे चौथे दिन ये ससुरे मूवमेंट करेंगे, और इससे अच्छा है कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो, हम इज्जत के साथ यहां से निकल जाते हैं, कल को ये हमें लात मार के निकालेंगे। इससे अच्छा है इज्जत के साथ हम निकल जाते हैं, और अब हिंदुस्तानियों को आजादी देने के टुवर्ड्स, आजादी देने की ओर हमें पहला स्टेप लेना चाहिए। ये ब्रिटिश ने रियलाइज किया, और अब ये स्टेप क्या ले रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ध्यान से सुनो बेटा, ब्रिटिश संसद ने, अंग्रेजी संसद ने एक डिक्लेरेशन किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक डिक्लेरेशन किया, ध्यान से सुनो। इन्होंने घोषणा की, एक डिक्लेरेशन की, इन्होंने घोषणा ये की कि भाई हम एक मिशन भेज रहे हैं हिंदुस्तान, मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। हम एक मिशन भेज रहे हैं हिंदुस्तान कैबिनेट मिशन के नाम से, और 3 मेंबर्स हैं इसमें, 3 मेंबर्स हैं, 3 सदस्य का ये मिशन है। बोला ये 3 सदस्य हैं। अब ये डिक्लेरेशन कब हुई है, ये डिक्लेरेशन हुई है फरवरी 1945 में, नहीं 1945 भी नहीं, 1946। तो 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक घोषणा की, फरवरी 1946 में घोषणा की कि हम एक कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान भेज रहे हैं, और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग होंगे, और उन 3 लोगों को हमने 2 काम दिए हैं। अब वो 2 काम भी क्या है वो भी देखो, ध्यान से देखो बेटा। कैबिनेट मिशन जो है उसको 2 काम दिए, पर उससे पहले 3 सदस्य कौन है। पहला सदस्य है स्टेफर्ड क्रिप्स, याद है बच्चों, स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन वाला, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। दूसरा पैथिक लॉरेंस, ये तो नाम है, ये तो हिंदी मीडियम में लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, और उसके बाद देखो एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। 3 बंदे कैबिनेट मिशन लेके फरवरी में, ठीक है, निकलते हैं, और ये पहुंच जाते हैं कब, देखो ध्यान से, कैबिनेट मिशन आ जाता है हिंदुस्तान में 16 मई को। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान पहुंचता है, और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। और ये जो हेड है इस पूरे के पूरे मिशन का हेड है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो है वो हेड है, अध्यक्ष है कैबिनेट मिशन का। अब इस कैबिनेट मिशन को 2 जिम्मेदारी दी गई है। पहली जिम्मेदारी, कैबिनेट मिशन को भेजा है किस लिए, देखो ध्यान से, कैबिनेट मिशन को बोला पहला काम कि भाई एक तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवा दो, जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवा दो, संविधान सभा बनवा दो इनकी नई। इनको क्या काम दिया है कि एक तो इनकी संविधान सभा बनवा दो, ठीक है।
और दूसरा, संविधान सभा के जो सदस्य हैं हिंदुस्तानी होंगे, उनका इलेक्शन करवा दो, क्योंकि संविधान सभा में जो लोग भी चुन के आएंगे वो देश का संविधान लिखेंगे नया वाला। तो एक तो संविधान सभा बनाओ और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन करवा दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन करवा दो, संविधान सभा के इलेक्शन करवा दो। ठीक है, ध्यान से देखो, एक तो संविधान सभा बनवा दो और दूसरा संविधान सभा के इलेक्शन करवा दो। इन्हीं को दिया ये काम। तो संविधान सभा के चुनाव, अब ये दो काम देके इनको भेजा है। ठीक है, अब संविधान सभा के चुनाव में ऑब्वियस बात है हिंदुस्तानी ही चुन के आएंगे, वही हिंदुस्तानी लोग जो है हमारा संविधान लिखेंगे। तो ये दो जिम्मेदारी दे दी इनको कैबिनेट मिशन ने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, संविधान सभा बनाओ इनकी, और संविधान सभा में लोगों का इलेक्शन करवा दो, संविधान सभा में पहुंचने के लिए लोगों का इलेक्शन करवा दो। ये दो जिम्मेदारी दे दी कैबिनेट मिशन को। अब 16 मई 1946 को आ गया, ये अपना काम चालू कर देता है कैबिनेट मिशन। अब सीन ये है, इलेक्शन होने जुलाई में, इलेक्शन कब होने? जुलाई में। 16 मई को आया है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होंगे जुलाई में, और उस तरह से फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी। जुलाई 1946 में इलेक्शन होने हैं। तो अब उस टाइम पे देश आजाद, मतलब वो डिवाइड तो हुआ नहीं है, पार्टीशन तो हुआ नहीं, विभाजन तो हुआ नहीं। तो एक कैबिनेट मिशन आया। मुस्लिम लीग बोल रही है भाई हम इस कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट नहीं करते, हम इस कैबिनेट मिशन को नहीं मानते, हमारे वाला अलग आएगा, हमने तो पाकिस्तान की डिमांड कर रखी है, ये कैबिनेट मिशन तो हिंदुस्तान का है जी, हमारा तो पीछे आ रहा होगा आराम से। भाई मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे हैं कि हमें ये कैबिनेट मिशन नहीं चाहिए, ये तो हिंदुस्तान का है, जो हिंदुस्तान के लिए संविधान सभा बनाएगा और वो संविधान सभा हिंदुस्तान के संविधान को लिखेगी। हमारे लिए हमें चाहिए सेपरेट कैबिनेट मिशन, जो अलग से आए और वो हमारे पाकिस्तान की संविधान सभा बनाए और संविधान सभा पाकिस्तान का संविधान लिखे। मतलब जैसा इंडिया के लिए किया जा रहा है वैसा हमारे पाकिस्तान के लिए हो। तो इनको बोला गया कि भाई कोई कैबिनेट मिशन नहीं आएगा, यही मिशन है कैबिनेट मिशन, यही इलेक्शन करवाएगा, यही संविधान सभा बनेगी और तुम्हारे लिए भी वही संविधान होगा, कोई पार्टीशन नहीं हो रहा है, ऐसा उस टाइम तक था डिसाइडेड। तो ये बोल रहे नहीं जी हमारा तो पीछे आ रहा होगा, हमने तो इतने टाइम से डिमांड की हुई है, हमने तो लॉयल्टी दिखाई है अंग्रेजों के टूवर्ड्स, ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। नहीं माने और वेट किया इन्होंने। 16 मई से 16 जून आ गया और 16 जून से फिर आ गया जुलाई, और जुलाई में एक बार फिर पूछा कि शामिल हो जाओ, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लो, संविधान सभा में जगह मिल जाएगी, संविधान बनाने में हेल्प करो। मुस्लिम लीग मानी नहीं, मुस्लिम लीग मानी ही नहीं। मुस्लिम लीग बोल रही नहीं जी हमारा तो आ रहा है, अपना तो हमारा वो कैबिनेट मिशन आ रहा है, आप लोग बनाओ अपना, करो इलेक्शन वगैरह जो करना है। बोला ठीक है जी मत आओ। और उसके बाद संविधान सभा का या इस पूरे कैबिनेट मिशन का इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया मुस्लिम लीग ने। और जब इनको लगा कि जुलाई आ गया, सारे इलेक्शंस भी हो गए कैबिनेट मिशन के, ठीक है, कैबिनेट मिशन ने जो इलेक्शन करवाने थे वो करवा दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा के लोग चुन के आ गए संविधान सभा में, और अब सभी के लिए संविधान लिखने का काम चालू होगा कुछ महीनों में। तो अब इनको लग रहा है भाई कि अब क्या करें, हम तो सोच रहे थे जुलाई तक आ जाएगा, यहां तो जुलाई में इनके तो इलेक्शन भी हो गए, मतलब पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन हो गए, हमारे लिए कोई कैबिनेट मिशन नहीं आ रहा भाई, हमारा तो चपलू बन गया है, हमारा तो चपलू बन गया है। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल अब लुप लुप हो रही है। पहले तो कॉन्फिडेंस में थे, ना जी ना हमारा तो अलग आएगा, ये तो आपका है, मजे लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आ रहा होगा पीछे। आ लिया पीछे, ठीक है, पीछे ही आ लिया, वो कहीं नहीं आया। अब जुलाई में इनको लग रहा है अब क्या करें, ये तो बेइज्जती हो गई, ये तो बेइज्जती हो गई कि हमारा तो आया ही नहीं और हमने उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया, बताओ अब क्या करें। तब इनका दिमाग चला कि भाई ऐसा है, अब तो हम अंग्रेजों की भी ऐसी तैसी कर देंगे और आईएनसी वालों की तो करेंगे, अब करवाएंगे हम दंगे, बहुत हो गया, अब हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, अब हम करवाएंगे दंगे। देख रहे हो कितनी घटिया सोच है इनका, एक काम नहीं हो रहा है तो बोल रहे दंगे करवाएंगे। तो इन्होंने क्या किया भाई, ध्यान से सुनो। अब इन्होंने क्या किया, ये मैप देखो तुम, पूरे पंजाब से लेके, क्योंकि यहां पंजाब में हिंदू मुस्लिम है, बंगाल में हिंदू मुस्लिम है, पूरे पंजाब से लेकर बंगाल तक इन मुस्लिम लीग वालों ने 16 अगस्त को, ध्यान से सुनो,
16 अगस्त 1946 को इन्होंने करवाए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का कार्यक्रम। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है? इन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया। डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अब डायरेक्ट एक्शन डे तो देख के ऐसा लग रहा है यार कुछ बढ़िया वाला डे होगा। इन ससुरों ने इस दिन पूरे पंजाब से लेकर बंगाल तक दंगे करवाए। इन्होंने बुरी तरीके से हिंदू मुस्लिम को भड़का दिया। हजारों लाखों लोग मारे गए इन दंगों में, और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बंगाल को। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बंगाल को, क्योंकि वहां बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर रहते थे, आसपास रहते थे। अब जब आसपास रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भड़के हुए हैं तो कैजुअलिटीज तो ज्यादा होंगी दंगों में, लड़ाई मार तो बहुत ज्यादा होगी, काटपीट ज्यादा होगी, क्योंकि आसपास रहते हैं। दूर दूर भी रहें तो बच जाए एक बार को, आसपास रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भिड़ गए। समझ में आया कि नहीं? ध्यान से देखो, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इन्होंने 16 अगस्त 1946 को मना दिया, दंगे करवा दिए और लाखों लोग दंगों में मारे गए, स्पेशली बंगाल के, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते थे, आसपास रहते थे, तो वहां पे सबसे ज्यादा हिंसा भड़की। और इस तरीके से इन्होंने अपना गुस्सा निकाला कि क्यों हमें पाकिस्तान नहीं दिया जा रहा है। पर इस कांड के बाद अंग्रेजों के भी कान खड़े हो गए, आईएनसी का भी दिमाग खराब हो गया कि भाई ये तो सुधरेंगे नहीं, इनको तो देना ही पड़ेगा टेरिटरी, वरना तो आजादी के बाद भी हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत मुस्लिम लीग ही बनी रहेगी। और तब जाके आगे जाके 17 अगस्त को 1947 में पार्टीशन किया गया। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, ये क्या है? यहां पर कोई बहुत बढ़िया प्रोग्राम थोड़ी हो रहा है, दंगे चल रहे हैं भाई, दंगे चल रहे हैं पंजाब से बंगाल तक। पूरी तरीके से लोगों को मरवाया जा रहा है आपस में भिड़वा के। अब मुझे एक बात बताओ, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अपना एग्रेशन निकालने का तरीका है इनका। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे? क्योंकि हमारा कैबिनेट मिशन भी हो गया और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी हो गया। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे तुम? ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कैबिनेट मिशन? निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था? जल्दी बताओ। आईएनसी वगैरह कोई कुछ नहीं कर पाई भाई, दंगों में बस संभालते रह गए सब कुछ, इन्होंने पूरा कांड कर दिया। बिल्कुल, लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं है। चलो वेरी गुड। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, यही लोग हैं जो पार्ट हैं, लॉर्ड वेवेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दैट लेड टू द कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन डे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की मुख्य मांग क्या थी जिसके कारण प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया गया? क्या चाहते थे ये? जल्दी बताओ, क्या चाहिए इन ससुरों को? बिल्कुल, इनको चाहिए एक अलग मुस्लिम राज्य, पाकिस्तान का गठन। ठीक है, बिल्कुल बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा हो, तुम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो अपने पीवाईक्यूज। फिर देखो, विच सिटी वॉज एपीसेंटर ऑफ द वायलेंस ड्यूरिंग डायरेक्ट एक्शन डे? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हिंसा का केंद्र कौन सा शहर था? आइडिया लगाओ, मैंने तुम्हें बताया है, मैंने तुम्हें बताया सबसे ज्यादा दिक्कत कहां हुई, तो तुम आइडिया लगाओ। बिल्कुल, क्या बात है, दिमाग तो है भैया तुम लोगों में, दिमाग तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल, कोलकाता में सबसे ज्यादा, कलकत्ता में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए भाई, लाखों लोग मारे गए। गांधी जी को तो सदमा ही लग गया कि इतने लोग दंगे में मर गए। ठीक है, बिल्कुल। तो उस टाइम का कैलकाटा और आज का कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें भी तुम कॉमन सेंस यूज करके इसको कर सकते हो। डायरेक्ट एक्शन डे इज ऑल्सो नोन बाय विच अदर नेम? डायरेक्ट एक्शन डे को, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ। ममता दीदी शायद पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे। मिक्स से जवाब मत दो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है। लाखों लोग मरे हैं
इसका मतलब क्या हुआ? सी, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। क्या बोला जाता है? ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, यानी बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन बकवास लग रहा है, महान कलकत्ता हत्याएं। हत्याएं कैसे महान हो सकती है? पर ग्रेट का मतलब है बड़े लेवल पर, बड़े मास पर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई जल्दी से। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान? कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को हिंदू मुस्लिम राज्यों में विभाजित करना, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार करना और एक संविधान सभा की स्थापना करना, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन लागू करना, नए आर्थिक उपाय लागू करना। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश चिलगोजो, बहुत बढ़िया। टू आउटलाइन अ प्लान फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ईयर ही बता दो, ईयर ही बता दो, जल्दी बताओ बेटा। शाबाश, कुछ थोड़े मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। सी नहीं होगा, 1946 नहीं है। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ? वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस 10 दिन के अंदर ही तो हो गया। 14 जून को वेवेल प्लान हुआ, 25 जून को शिमला कॉन्फ्रेंस, एंड द ईयर वाज 1945। 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस पूछ रहा है भाई, कैबिनेट मिशन नहीं सालो। क्या लिख रहे हो तुम, कुछ भी लिख रहे हो क्या? 1945 वेवेल प्लान इसी साल तो हुआ है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। हु वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया हु प्रपोज्ड द वेवेल प्लान? ये तो हिंट से ही मिल जाएगा, हिंट ही मिल रहा है। अब तुम देख लो जरा, तुम्हारा रेलवे कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। वेवेल योजना का प्रस्ताव देने वाला भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड वेवेल, बिल्कुल सही जवाब है तुम लोगों का, लॉर्ड वेवेल। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो यहां से बने हुए तुम्हारे पीवाईक्यूज में, वो हमने यहां पर कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट। बस ये और बताओ, ये और बता दो, which two major Indian political parties were involved in the शिमला कॉन्फ्रेंस? शिमला सम्मेलन में कौन से दो प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल शामिल थे? जल्दी। शिमला कॉन्फ्रेंस में कौन से दो भारतीय दल शामिल थे? मेजर, मुख्य तो यही थे दोनों। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। बी, चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमारा आज का कंटेंट हुआ खत्म। कल ये चैप्टर हो जाएगा खत्म और सब्जेक्ट भी खत्म, और उसके बाद नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मजा आएगा भाई लोग। इतना सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। तो अब मुझे बताओ, मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आई है तुम लोगों को? पूरी कहानी की तरह चली है, सवाल भी हो गए, थ्योरी भी हो गई। एक तरीके से ये मानो कि तुम्हारी थ्योरी भी हो गई और सवाल भी हो गए भाई। ठीक है, बिल्कुल। चलो बिल्कुल, कल आजादी लेंगे, ठीक है। बिल्कुल कंबाइंड पीडीएफ भी डलवा देंगे, टेंशन ना लो। और जो पीडीएफ नहीं पहुंची वो भी डलवाते हैं, ठीक है। फाउंडेशन वाले जो भी अपने इस बैच में फाउंडेशन वाले, वो 10 मिनट में मिलो, थोड़ा ये चेंज करने में टाइम लगता है क्लास को, है ना। चलो मिलते हैं भाई लोग, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। कल बता देंगे सुभाजीत क्या शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, नहीं नहीं भूलोगे नहीं भाई, अजय कुमार भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं। सवाल देखते जाओगे, कंटेंट ऑटोमेटिकली याद आएगा। चलो।